गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? सब अच्छे हैं? सबको आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? गुड इवनिंग सबको। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बच्चों सबको? आवाज आ रही है बच्चों सबको? वेरी गुड बच्चों, सबको आवाज आ रही है ना? तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। मैं सब अच्छे हैं बच्चों? आप लोग भी सब अच्छे होंगे। अब हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बच्चों, उसी को वापस से मैं एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूं। हमने बोला था बच्चों की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हम रिएक्शंस को टू टाइप्स का बोलते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और हमने बच्चों बोला था एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं, मतलब बच्चों सिंगल स्टेप में होती हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हमने बोला था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब जो सिंगल स्टेप में होती हैं और इनके लिए एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन के इक्वल होती है। मतलब बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट होती है। लेकिन बच्चों हमने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस, कभी भी हम किसी भी रिएक्शन को देखकर कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हमने बोला था हमें खुद क्वेश्चन लिखिएगा, एलिमेंट्री है या सिंगल स्टेप है या सिंपल रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री, सिंपल या सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखे बच्चों, तभी हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट्री है। जबकि बच्चों हमने दूसरा बोला था कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब बच्चों जो मोर देन वन स्टेप में होता है, जो मोर देन वन स्टेप में होता है। और इनके लिए बच्चों हमने बोला था कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड हम करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बच्चों यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हर बार। और हमने बोला था बच्चों यहां पर ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बच्चों हमने बोला था यहां पर क्वेश्चन, अब मैं वापस बोल रहा हूं एक बार और, कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको वो क्वेश्चन में देगा और आपसे पूछेगा रेट लॉ फाइंड करें, रेट लॉ फाइंड करें बच्चों। तो हमने बोला था एलिमेंट्री के लिए रेट लॉ लिखना है तो हमें ये पॉइंट यूज करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो हमें मैकेनिज्म देगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से हम फाइंड करेंगे बच्चों यहां रेट लॉ। कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको वापस से क्वेश्चन से बताऊंगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से हम फाइंड करेंगे रेट लॉ। अब बच्चों वापस से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों एक बार और। बच्चों यहां पर देखिए
हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, बोला था एलिमेंट्री रिएक्शन आपको क्वेश्चन खुद लिख कर देगा, और आप देख सकते हैं बच्चों इसमें लिखा था एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होती है। तो रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 2 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी हो जाएगा बच्चों। रेट लॉ इसका मतलब बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना बहुत सिंपल सा है। अब बट बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी हमने बोला था बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने बोला था बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स में होती हैं, मतलब जिनकी मैकेनिज्म गिवन होती है। अब बच्चों आप देख सकते हैं रिएक्शन हमें बच्चों ये जो कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं अभी आप पढ़िए बच्चों। टेस्ट सीरीज के बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे, आप बार बार अभी मत लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं फिर आपका टाइम जो है खाली वो लिखने में चला जाएगा कमेंट बॉक्स में, इसलिए ध्यान से पढ़िए बस। अभी कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, टेस्ट सीरीज के लिए हम बाद लास्ट में बात कर लेंगे। अब देखिए बच्चों रिएक्शन हमें लिख कर दी थी, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, रिएक्शन लिख कर दी थी 2NOCl गिव्स 2NO प्लस Cl2। आपको बोला था इसकी मैकेनिज्म हमें दी है और हमसे बोला था फाइंड रेट लॉ। तो बच्चों एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों की रेट लॉ जब भी लाना हो मैकेनिज्म से, तो मैकेनिज्म से सबसे पहले स्लो स्टेप ढूंढते हैं और स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं। और हमें पढ़ा हमने बच्चों रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। और बच्चों ये हमने पढ़ा अभी कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हर स्टेप इसकी होती है एलिमेंट्री, मतलब उसके लिए ऑर्डर उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे जब इसका रेट लॉ लिखेंगे तो NOCl का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए रेट इक्वल्स टू के NOCl पावर 1 लिख देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि जब आप स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे तो ये ध्यान से देखेंगे स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट प्रेजेंट है या नहीं, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक बार और बता रहा हूं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लास्ट क्लास के दोबारा करवा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पर देखिए इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती का मीनिंग होता है स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो, ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो। और बच्चों आप देखिए स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है NOCl और मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट भी है NOCl, मतलब बच्चों इस स्लो स्टेप में NOCl के अलावा कोई दूसरा इंटरमीडिएट है ही नहीं, कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं। इसलिए बच्चों हम क्या मानते हैं, स्लो स्टेप में यहां पर कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती नहीं है, उसका मतलब वो जो रेट लॉ हमने स्लो स्टेप का लिखा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप देखिए बच्चों यहां रिएक्टेंट की ऑर्डर कितनी है 1, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर भी हमने 1 बोल दी। तो ये चीज क्लियर है बच्चों सबको ये। अब यहां पर स्लो स्टेप कौन सी होती है बच्चों, कौन सी फास्ट होती है, ये हमें क्वेश्चन खुद लिख कर देगा, हमें कभी भी याद नहीं करना है उसको। अब यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको जिससे क्लियर होगा बच्चों यहां पर आपको और दूसरे क्वेश्चंस। अब बच्चों यहां देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको लिखी है मेन रिएक्शन
2A3 गिव्स 3B2। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि सबसे पहले हमें जब भी मैकेनिज्म दे रखी हो तो सबसे पहले स्लो स्टेप का इक्विलिब्रियम लिखेंगे। पीयूष सिंह बेटा, स्लो स्टेप हर बार इक्विलिब्रियम स्टेप होता है, कोई जरूरी नहीं है, आपको रटना ही नहीं है, क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सी स्लो कौन सी फास्ट है। अब यहां पर देखिए बच्चों, मैकेनिज्म हमें दी है, स्लो एंड फास्ट स्टेप हमें बताएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने बोला था स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे, और रेट लॉ जब इसका लिखेंगे बच्चों यहां पर, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आप देखिए बच्चों A3 की कॉफिशिएंट है 1, बी का कॉफिशिएंट भी है 1। तो बच्चों सबसे पहले हमने रेट लॉ लिखा है। तो मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन से जब रेट लॉ लाना है तो बच्चों सबसे पहले रेट लॉ लिखिएगा स्लो स्टेप का, तो हमने वो लिख दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि स्लो स्टेप में कोई इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती है या नहीं वो चेक करेंगे। और उसके लिए फिर दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट, स्लो स्टेप का वो क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट, स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो। स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब यहां देखिए बच्चों, ए स्लो स्टेप के दो रिएक्टेंट है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, स्लो स्टेप के दो रिएक्टेंट है A3 और B। लेकिन इनमें से देखिए मेन रिएक्शन में खाली एक ही रिएक्टेंट है A3। तो बच्चों जो स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब द रिएक्टेंट। मैं बच्चों आपको लिख ही देता हूं, द रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप, द रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप विच इज नॉट द रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप, मतलब रिएक्टेंट ऑफ मेन रिएक्शन, ऑफ मेन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। तो स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का इंटरमीडिएट ना हो। और बच्चों अब यहां देखिए, द रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप विच इज नॉट द रिएक्टेंट ऑफ मेन रिएक्शन इज इंटरमीडिएट। अब बच्चों यहां देखिए A3 मेन रिएक्शन का भी रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप का है, तो A3 रिएक्टेंट इंटरमीडिएट नहीं है। लेकिन बच्चों देखिए B जो है ये स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है बट मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए B बच्चों यहां पर हो गया इंटरमीडिएट। तो बच्चों B को हमने इंटरमीडिएट क्यों बोला, ये सबको क्लियर है? बिकॉज इंटरमीडिएट का मतलब स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो उसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। अब बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, इंटरमीडिएट जो होता है वो आपको सबको ध्यान हो, केमिकल बॉन्डिंग सब जगह आप पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में काम तो आता है बट खत्म भी हो जाता है रिएक्शन में। आप देखिए दोनों स्टेप्स में, ये जो B है, B फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ लेकिन सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गया, मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जो एग्जिस्ट नहीं करता उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करती है, रेट डिपेंड नहीं करती है। इसलिए बच्चों यहां पर स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड ही, और ये ध्यान रखिएगा बच्चों इंटरमीडिएट हमेशा रिएक्टेंट साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड नहीं देखते, प्रोडक्ट साइड नहीं देखते, रिएक्टेंट साइड देखते हैं ओनली। अब बच्चों यहां पर B जो है ये स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड है बट मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है और इंटरमीडिएट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए
हटाने के लिए हम काम में लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम में चलना पड़ेगा हमें। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत आपको आता है कि ये बच्चों देखिए ये रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहां पर हम इसका लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको सबको अगर ध्यान हो थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों, ध्यान होगा थोड़ा बहुत, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और बच्चों यहां प्रोडक्ट जो है वो दो हैं, तो Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब बच्चों A3 रिएक्टेंट है, B2 और B प्रोडक्ट है, तो यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से B की कंसंट्रेशन लाएंगे इंटरमीडिएट की Kc की टर्म में, तो आंसर आ जाएगा बच्चों B की कंसंट्रेशन का Kc इंटू A3 अपॉन B2, और ये जो इंटरमीडिएट है इसकी कंसंट्रेशन यहां पुट कर देंगे। और जब पुट करेंगे तो बच्चों फाइनल रेट लॉ जब लिखेंगे आप, तो रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स एक साथ लिख दे हम बच्चों। और A3 कंसंट्रेशन पहले से है, B की कंसंट्रेशन A3 बाई B2 और है, तो A3 बाई B2 कंसंट्रेशन लिख देंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, तो यहां पर ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो रेट लॉ जो होगा बच्चों फाइनल हम लिख सकते हैं K इंटू Kc इंटू A3 स्क्वायर, बिकॉज बच्चों A3 इंटू A3 स्क्वायर इंटू B2 कंसंट्रेशन, लेकिन बच्चों ये अपॉन में है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये B2 की पावर -1 लिख सकता हूं। तो बच्चों ये फाइनल रेट लॉ हो गया इस रिएक्शन का। मतलब बच्चों यहां पर जो है रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इंटू Kc A3 स्क्वायर इंटू B2 पावर -1, इसका फाइनल रेट लॉ, जो बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा लग रहा है। यहां पर इन्होंने यहां पर जो हमने बोला कि रेट इक्वल्स टू K इंटू Kc इंटू A3 स्क्वायर इंटू B2 पावर -1। अब यहां पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बोला है कि रेट लॉ जो लिखा हमने बच्चों यहां पर, इसको मैं आपको समराइज करूं तो बच्चों मन में जो ये दोनों क्वेश्चंस करवाए इनको मैं शॉर्ट में बताऊं, तो बोर्ड पर देखिए बच्चों ध्यान से। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, हमने बोला होती है। दूसरा, द स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और बच्चों हमने बोला था दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट ना हो, दूसरा मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट हो। बच्चों आसित कुमार बेटा ध्यान से पढ़ना, मैं जो बोल रहा हूं अभी भी तुम ढंग से नहीं सुन रहे हो, कि यहां पर जो मैंने बोला वो ध्यान से देखो बच्चों। अगर इफ नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इन स्लो स्टेप, बच्चों इंटरमीडिएट हमेशा रिएक्टेंट साइड चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड चेक कभी नहीं करते, हम रिएक्टेंट साइड ही देखते हैं बस। और B2 बेटा उसका मेन रिएक्शन का प्रोडक्ट था, उससे मतलब नहीं है हमें। ऑन रिएक्टेंट साइड ना हो तो बच्चों रेट लॉ इक्वेशन ऑफ स्लो स्टेप इज इक्वल टू रेट लॉ इक्वेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां पर लेकिन इंटरमीडिएट हो बच्चों, लेकिन ये भी कहां है, ऑन रिएक्टेंट साइड इन स्लो स्टेप, देन वी एलिमिनेट कंसंट्रेशन ऑफ दैट इंटरमीडिएट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा लिखते हैं हम, Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म।
राकेश बेटा, B2 प्रोडक्ट है, हम कब मना कर रहे नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्टेंट साइड देखना होता है, प्रोडक्ट साइड नहीं। हमारी इच्छा से नहीं चलती है मैकेनिज्म कि प्रोडक्ट तो है, तो हमने कब मना किया कि वो रिएक्टेंट साइड, बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड होना चाहिए स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट, तब उसको इंटरमीडिएट मानेंगे। अब हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही चेक करना है बच्चों यहां पर, इसलिए इसलिए हमने बोला बच्चों मैकेनिज्म में अगर स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड जो इसमें नहीं था, इसलिए स्लो स्टेप का रेट लॉ ही फाइनल रेट लॉ हो गया बच्चों। और ये दो तरह के क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन जिसमें इंटरमीडिएट नहीं है, दूसरा जिसमें इंटरमीडिएट है। और हमने ये भी लिख दिया बच्चों की रिएक्ट इंटरमीडिएट कहां चेक करना, यहां भी पढ़ो बच्चों, ध्यान से लिखो, लिखा है कि स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब यहां पर बच्चों लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो रेट लॉ है इसमें ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो रेट लॉ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। और कुंभकर्ण बेटा कि ओनली इंटरमीडिएट को ही एलिमिनेट करना होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। समन बेटा ध्यान से देखो, वही बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि जो हमने अभी तक पढ़ा बच्चों लास्ट क्लास तक रेट लॉ, उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ में हमेशा रिएक्टेंट काम आता है, हमेशा रिएक्टेंट काम आता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म में, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म में प्रोडक्ट भी काम आ सकता है रिएक्शन का। अब यहां देखो बच्चों, मेन रिएक्शन का B2 प्रोडक्ट है, बट वो भी काम में आ सकता है अगर मैकेनिज्म उसकी ऐसी है तो। बच्चों इसका थ्योरेटिकल रीजन कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट काम में क्यों आया, उसका रीजन क्योंकि उसकी मैकेनिज्म उसका रीजन है, इस क्योंकि इंटरमीडिएट कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए उसको हमेशा हटाना पड़ता है। अब यहां पर बच्चों नोट जो है मैं बोल रहा हूं, अब ये जो है इसके लिए नोट में वापस बोल रहा हूं बच्चों, जनरली इन रेट लॉ, जनरली इन रेट लॉ reactants are used, reactants are used, but in some complex reactions, some complex reactions products can be used, can be used but not intermediate, but not intermediate। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट कभी काम नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सब दोनों तरह के मैंने क्वेश्चन बता दिए कि अगर मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना है, सबसे पहले अच्छा कुछ भी क्वेश्चन हो आपको, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, सबसे पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखना, और स्लो स्टेप के रेट लॉ में रिएक्टेंट में चेक कर लेना कोई इंटरमीडिएट है या नहीं, उसके बाद क्वेश्चन करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में 2 स्टेप्स ही हो, मैकेनिज्म में 3 भी हो सकती है, लेकिन काम में 2 ही आएंगी हमेशा। क्या 4 स्टेप्स दे दूं लेकिन ऑलवेज यूज 2 ही होंगी। शाहिद बेटा केसी जो है अब ये थोड़ा सा 11th का है, उसको रिवाइज कर लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी केपी आपने पढ़े होंगे, यहां पर यूज करेंगे बच्चों। विकास बेटा बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो क्वेश्चन में लिखी हो वो लिखोगे।
अब आवाज आ रही है बच्चों सबको? अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज सबको बच्चों? अब आ रही है आवाज? क्लियर आवाज सबको बच्चों? अब आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों सबको? अब तो आ रही है ना? वेरी गुड बच्चों, अब आवाज आ रही है ना? अब देखिए ध्यान से, वापस बोल रहा हूं एक बार और कि हमने बोला था जब भी मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन हो सबसे पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखिए, और स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ स्लो स्टेप ऑफ रिएक्टेंट CH Cl3 एंड Cl, और इनका जो कॉफिशिएंट है वही इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि स्लो स्टेप का रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं होता है वो इंटरमीडिएट होता है। और आप देख सकते हैं बच्चों CH Cl3 स्लो स्टेप का भी रिएक्टेंट है और मेन रिएक्शन का भी है, इसलिए ये इंटरमीडिएट नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, ये Cl जो है ये मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है। यहां देखिए Cl लिखा है बट यहां रिएक्टेंट है Cl2, इसलिए Cl को हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। और इंटरमीडिएट जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर दो फास्ट स्टेप हैं लेकिन हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों यहां पर Cl जो हमें इंटरमीडिएट हटाना है वो इसमें दोनों प्रोडक्ट है और Cl2 रिएक्शन में यूज हो रहा है, इसलिए बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखूंगा। तो बच्चों यहां से Cl इंटू Cl हो जाएगा Cl स्क्वायर अपॉन Cl2 कंसंट्रेशन, और इंटरमीडिएट Cl की कंसंट्रेशन हम ले आएंगे Kc इंटू Cl2। बट बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, Cl की कंसंट्रेशन Kc इंटू Cl2 कंसंट्रेशन Cl स्क्वायर आया बच्चों, ये Cl स्क्वायर आया, लेकिन हमें बच्चों Cl स्क्वायर नहीं हटाना है, खाली Cl हटाना है। तो Cl हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आएगा, और रूट का मतलब आप सबको पता है बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहां आ जाएगा Kc पावर हाफ Cl2 पावर हाफ, और ये वैल्यू इंटरमीडिएट की जगह रख दीजिए बच्चों। तो फाइनल रेट लॉ हो जाएगा K इंटू Kc पावर हाफ, दोनों कांस्टेंट एक साथ लिख दे, इंटू CH Cl3 एज इट इज रहेगा, और Cl2 कंसंट्रेशन पावर हाफ भी आ जाएगी। और बच्चों CH Cl3 की पावर आप देख सकते हैं 1। तो फाइनल रेट लॉ हो गया बच्चों K इंटू Kc इंटू CH Cl3 इंटू Cl2 पावर हाफ। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही बताया बेटा, आकांक्षा, गुलिस्ता, आर्जव, ईशा गुप्ता, सबने, आर्जव जैन, सबने सही बताया, ऋतिक बेटा वेरी गुड। अब बच्चों मैं आपसे इसमें रेट लॉ मैंने पूछा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बच्चों इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो बच्चों अगर मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो भी आपको फाइनल रेट लॉ ही लाना है। और बच्चों आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रेट लॉ होती है। और देख सकते हो बच्चों CH Cl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई बच्चों 3/2। अब लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये भी ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में। वेरी गुड बच्चों, सबका सही बताया। यहां पर
थर्ड रिएक्शन का कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि हमारा Cl इंटरमीडिएट फर्स्ट से ही हट गया। तो वापस एक बोल रहा हूं बात बच्चों कि जब भी तीन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हो, 4 स्टेप्स हो, तो भी काम ऑलवेज 2 ही आती हैं स्टेप्स। इसलिए ये ध्यान से करिएगा बच्चों कि हमेशा मैकेनिज्म से रेट लॉ लाएंगे। वेरी अजित बेटा 2 नहीं आएगी, गलतियां कर ली। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये तनवीर बेटा सिंपल सा करना होता है, केसी की हेल्प से जो आए वो लाना होता है। हमें नए नए तरीके नहीं बनाने, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कर सकते हैं हम, इसलिए नए तरीके मत बनाओ, परेशान होगे। इसलिए बच्चों मैंने आपको ये जो मैकेनिज्म वाले तीनों क्वेश्चन करवाए, क्लियर है बच्चों सबको? वापस एक बार बोल रहा हूं, यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों कि जिनमें रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट नहीं है, दूसरा जिसमें इंटरमीडिएट है। तो बच्चों ये क्लियर है। अब बच्चों यहां तक हमने पढ़ा मैकेनिज्म से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना या रेट लॉ फाइंड करना। डीएन ब्रांड, फिर तुम नाम खराब कर रहे हो। सेकंड क्यों नहीं, 2 एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 कैसे होएगा, मल्टी ऐड करो। और बच्चों ये केसी की पावर को ऑर्डर में काउंट मत कर लीजिएगा, केसी कांस्टेंट है। केसी कांस्टेंट में है और हम ऑर्डर में काउंट करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म की पावर का सम करते हैं खाली। और मनीष बेटा फर्स्ट और थर्ड में से तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ध्यान से सोचो कि यहां पर दूसरा इंटरमीडिएट और है CCl3, और हमें एक ही इंटरमीडिएट चाहिए। इस थर्ड में दूसरे को कहां से हटाएंगे, उसमें Cl है ही नहीं। बच्चों यहां पर 2 इंटरमीडिएट हैं, ये CCl3 और Cl। दानिया सलाम बेटा बोला था मैंने, ये जो है कि ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में है, उसका ध्यान रख लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये थोड़ा सा 11th पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट था इसमें एक ही इंटरमीडिएट था Cl, जबकि इसमें 2 इंटरमीडिएट है, इसलिए यहां पर ये बोला। जब क्लियर सबको ये? अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं बच्चों ध्यान समझिएगा कि हमने अभी तक रेट लॉ 2 तरह से फाइंड करा बच्चों। लास्ट क्लास में हमने रेट और कंसंट्रेशन के रिलेशन से फाइंड करा, दूसरा हमने आज फाइंड करा मैकेनिज्म की हेल्प से रेट लॉ। अब बच्चों मैं आपको टर्म पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट हमारी जो होगी वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी तक हमने पढ़ी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अब मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ये होती क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस
टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब मुझे बताइए बच्चों इस डेफिनेशन को पढ़कर, आर्जव जैन बेटा मैकेनिज्म स्टेप को बैलेंस नहीं करना होता, लिख कर देगा वो। अब यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन मुझे पढ़कर बताइए बच्चों, आपको बस पढ़ना है ध्यान से। ये बताइए बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलैरिटी हम पढ़ने वाले हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होती है या ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होती है या ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस? सबसे पूछा बच्चों, अब बताइए कमेंट बॉक्स में, बाद में लिखिएगा। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, और राजू कुमार बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन काम आएगी, थर्ड से नहीं आता, इसलिए नहीं करेंगे उससे। अब यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी जो है बच्चों ध्यान से पढ़िए, यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये ध्यान से देखिए बच्चों, यहां क्या लिखा है हमने, वेरी गुड बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन की होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर, वेरी गुड बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी होती है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप की डिफाइन कर सकते हैं, खाली हम सिंगल स्टेप की डिफाइन कर सकते हैं बस। और देखिए इसलिए हमने डेफिनेशन में भी लिखा है इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप की डिफाइंड होती है। अब ये लाते कैसे हैं बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। और मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है इसको बच्चों हम फाइंड करते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है बच्चों थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल। मतलब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी होती है थ्योरेटिकल क्वांटिटी, क्यों होती है उसका रीजन बच्चों, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन के इक्वल होती है। और बैलेंस्ड इक्वेशन तो बच्चों थ्योरेटिकल ही होती है, क्योंकि वो हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, इसकी थ्योरी हो गई हमारी। मॉलिक्यूलैरिटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें बची हुई थ्योरी भी हो जाएगी हमारी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज बच्चों मैंने आपको बोला कोई एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है NH4NO2 gives N2 plus 2H2O, या दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2HI, या तीसरी एलिमेंट्री रिएक्शन है 2FeCl3 plus SnCl2 gives 2FeCl2 plus SnCl4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे पहले तो ये बताइए, सबसे पूछ रहा हूं सोच के बताइएगा बच्चों, बताइए कभी भी कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में लिखी हो तो ये जरूरी है क्या वो एलिमेंट्री ही होगी? कभी भी कोई रिएक्शन, वापस बोल रहा हूं बच्चों, सिंगल स्टेप में लिखी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्री होगी। क्वेश्चन खुद बताए तभी वो एलिमेंट्री होगी। और आप देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों कि इन तीनों रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी बताइए। और बच्चों हमने बोला मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग होता है रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब जितना रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जितनी रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब बच्चों आप देखिए फर्स्ट में
ओनली एक रिएक्टेंट ही है NH4NO2, उसका 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज बच्चों यहां है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4NO2, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 1। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको एलिमेंट्री रिएक्शन खुद लिखेगा और पूछेगा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताएं। तो बच्चों एलिमेंट्री लिखा हो तो ही बता सकते हैं। इसमें 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होकर प्रोडक्ट बना रहा है। और बच्चों जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उनको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन बच्चों सेकंड में देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन से, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, और इसको हम बोलते हैं बच्चों बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जबकि थर्ड में देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ SnCl2, तो 3 हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी। और बच्चों जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है उनको हम बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, या इन्हीं का बच्चों दूसरा नाम होता है टरमॉलिक्यूलर। तो ये बच्चों ये लास्ट वाला जो नाम लिखा है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों कि 1 मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, और 3 मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शन को ट्राई मॉलिक्यूलर तो बोलते ही हैं। बच्चों एनसीईआरटी में बहुत अच्छी, मैंने बोला आपको एनसीईआरटी के हमें पढ़ना है, लेकिन जब मैं बोलूं तब पढ़िएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, 3 जब मॉलिक्यूलैरिटी है तो उसको ट्राई मॉलिक्यूलर तो बोलते ही हैं, लेकिन ये कुछ बुक्स में ही लिखा होता है, एनसीईआरटी में लिखा है कि 3 वाली को टरमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 वाली को टरमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर है बच्चों सबको। अब मैं आपसे, हमने जो पढ़ चुके हैं बच्चों वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसी में मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूलैरिटी हमने बताई, हमने अभी सबसे पहले बोला मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरिटिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन से लाते हैं। अब बच्चों मैं आपसे लास्ट क्लास का पूछूं जो हम पढ़ चुके हैं, अब मैं आपसे देख रहा हूं कितना आपको याद है लास्ट क्लास का। बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूं, इन तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। अब हमने लास्ट क्लास में लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर कैसे लाते हैं, आज भी मैंने बताया। बच्चों हमने पढ़ा है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होती है। वेरी गुड बच्चों, सेम आएगा, सबने सही बताया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूंगा तो कोएफिशिएंट के इक्वल ही होती है, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 1, सेकंड में 2 मॉलिक्यूलैरिटी, थर्ड में 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब बच्चों यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी is equal to stoichiometric coefficient of reactant in balanced equation, stoichiometric coefficient of reactant, और ये इक्वल होती है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल। मतलब बच्चों यहां पर हम एक कंक्लूजन इस सब में, ये जो मैंने समझाया बच्चों आपने बताया, वेरी गुड बच्चों, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ये हम यूज करेंगे बच्चों आगे भी। अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम है तो बच्चों वो क्या होती है,
एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब बच्चों एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही इक्वल आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। बट बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑर्डर भी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वेरी गुड गुलिस्ता, वेरी वेरी गुड बच्चों कि मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन डिफरेंस है बच्चों इस लास्ट पॉइंट में भी। तो यहां पर बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी एक दूसरे के इक्वल आती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सोच के बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा बच्चों, कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बच्चों, ये मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। बच्चों ये करेक्ट है या नहीं? मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो बच्चों ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है सुनिएगा बच्चों, हमने बोला मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन वापस पढ़िए बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। और ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से। अब कमेंट बॉक्स में लिखना बंद कीजिए, जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान सुनिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताती है रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पर इफेक्ट क्या आता है, वो बताती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन n टाइम्स होती है और रेट भी n टाइम्स होती है तो ऑर्डर हमेशा 1 आती है। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन n टाइम्स चेंज करने पर रेट चेंज ना हो तो ऑर्डर 0 आती है। मतलब बच्चों ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। जो मैं ये कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं मत लिखिए, अभी सब चीजें बताऊंगा एक एक करके, मैं एक साथ नहीं बता सकता सब चीजें, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख तो देते लेकिन कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बता रहा हूं जिससे क्लियर होगा आपको कि मॉलिक्यूलरिटी और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है रेट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी बताती है कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कभी भी मैं 0 बोल ही नहीं सकता, क्योंकि 0 का मतलब है रिएक्टेंट है ही नहीं। और दूसरी चीज बच्चों नेगेटिव भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है -1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है या -2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। थर्ड, फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती, उसके 2 रीजन है। आयुष मत लिखो बेटा, कुछ भी बता रहा हूं। 2 रीजन है कि फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि खुद सोचिए बच्चों, आप कभी भी आपने ऐसा बोला क्या 0.25 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है? कभी भी पॉइंट पे नहीं होते, मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो होता है ना रिएक्शन करने में। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि और मॉलिक्यूलरिटी तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होती है। करेक्ट है, होती है, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपको ध्यान हो हीट ऑफ कंबशन में कई बार हम कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का फ्रैक्शनल लिख देते थे, तो लिख देते थे, करेक्ट है बच्चों, लिख देते थे।
क्यों लिख देते थे? उसका रीजन था हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन, हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन। और हीट ऑफ कंबशन की या सारी जो थर्मोकेमिस्ट्री में आप हीट्स पढ़ते हैं उसमें डेफिनेशन में 1 मोल के लिए डिफाइंड होती हैं। इसलिए 1 मोल के रेस्पेक्ट में कोफिशिएंट किसी का भी कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं होता है। कोफिशिएंट कितना भी लिख दो आप, लेकिन वहां डेफिनेशन 1 मोल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में होती है, इसलिए कोफिशिएंट फ्रैक्शनल लिख देते हैं, अदरवाइज कोफिशिएंट भी कभी फ्रैक्शनल नहीं होते। तो सिंपल सा है बच्चों, मॉलिक्यूल कितना रिएक्शन कर रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, जीरो नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। अब बच्चों यहां पर काम की चीज ध्यान से देखिएगा। अब ये सब तो हमने बताया मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी होती है सिंगल स्टेप की। अब लेकिन बच्चों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताएं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताएं, तो ध्यान से बच्चों मैं क्वेश्चन से इसको आपको समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिए। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन लिखूं एक, ये क्वेश्चन लिखता हूं मैं बच्चों, ये रिएक्शन है कोई 2H2O2 gives 2H2O plus O2 और इसकी मैकेनिज्म आपको दी है बच्चों, ये आपको मैकेनिज्म लिख कर दी है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, पहले तो ये बताइए ये जो रिएक्शन है हमारी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री? फटाफट बता दी जाइए, बताओ ये जो रिएक्शन हमने लिखी ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? तो बच्चों आपको दिख रहा है ये 2 स्टेप में हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मुझे बताइए इस पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी का क्या वैल्यू होगी? पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी का अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई मीनिंग नहीं है। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि अभी हमने बोला मॉलिक्यूलैरिटी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन की, मतलब सिंगल स्टेप की होती है। और अगर आपने इस 2H2O2 gives 2H2O plus O2 की बता दी मॉलिक्यूलैरिटी, तो वो दोनों स्टेप्स की एक साथ हो जाएगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। मतलब अगर मैं पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता दूंगा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। वेरी गुड बच्चों, सब सही बताया है सबने। लेकिन मैं जो अब दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा बच्चों जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप of a complex reaction can be defined separately, can be defined separately। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी मैं अलग अलग ला सकता हूं बच्चों। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट समझिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। तो बच्चों ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि हर स्टेप हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की होती है एलिमेंट्री। तो दोनों की अलग अलग ला सकता हूं, क्यों? क्योंकि ओवरऑल नहीं ला सकता। ओवरऑल का मतलब है पूरी रिएक्शन की दोनों स्टेप की एक साथ बता दी हमने। इसलिए बच्चों
अगर मैं आपसे पूछूं ओनली स्लो स्टेप की बताएं, ओनली स्लो स्टेप की बताएं, तो बच्चों स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होगी इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल। तो बच्चों स्लो स्टेप में आप देखिए H2O2 का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई बच्चों 1। सेकंड की पूछूं, फास्ट स्टेप की पूछूं बच्चों, तो फास्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होती है यहां पर 2। क्यों? क्योंकि बच्चों ये H2O2 इसका कॉफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट भी 1, मतलब बच्चों यहां दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का कॉफिशिएंट 1, इसलिए बच्चों हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी हम अलग अलग ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। तो बच्चों हर स्टेप की अलग अलग ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं ला सकते पूरी रिएक्शन की। तो ये चीज क्लियर है बच्चों सबको? वेरी गुड, सबने सही बताया, फर्स्ट की 1 और सेकंड 2। अब लेकिन बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जो हमने आज मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन किए, उससे मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए, रेट लॉ लिखिए बच्चों, इस रिएक्शन का रेट लॉ। पीयूष सिंह बेटा तुम्ही से पूछ रहा हूं, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। और बच्चों रेट लॉ लिखने के लिए हमने हमेशा बोला है कि स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं सबसे पहले, और स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखूंगा बच्चों तो रेट इक्वल्स टू के इंटू H2O2 कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। अब यहां बच्चों इस हमने रेट लॉ लिखा स्लो स्टेप का, तो K इंटू H2O2 अकेला रिएक्टेंट है। अब बच्चों इसके बाद हमने बोला था बच्चों कि स्लो स्टेप का रिएक्टेंट मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट भी है यहां पर बच्चों, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट, वेरी गुड बच्चों, इसमें कोई इंटरमीडिएट ही नहीं है, नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। और बच्चों कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो रेट लॉ यही हो गया। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई बच्चों 1। ये सबको बिल्कुल वेरी गुड बच्चों क्लियर है। तो बच्चों पीयूष सिंह बेटा अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म जो है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म से आई 1, बट स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है और फास्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। तो बच्चों ये मीनिंग क्लियर है आपको? अगर वो पूछे कॉम्प्लेक्स, अब बच्चों यहां से मैं आपको कंक्लूजन बना रहा हूं कंक्लूजन बना रहा हूं, जो हमने थ्योरी के पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन से समझाया हमने। अब यहां से बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो हमने यहां पढ़ा, उसी को समझाने के लिए। तो बच्चों नोट जो है, फर्स्ट नोट, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट नोट कि मॉलिक्यूलैरिटी या जनरली ऑर्डर ऑफ complex reaction, generally order of complex reaction is equal to molecularity of slow step, molecularity of slow step, generally molecularity of slow step is equal to order of complex reaction। बच्चों order of complex reaction equal to molecularity of slow step। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर दुर्गेश बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी कभी पूछेगा ही नहीं, ये फालतू क्वेश्चन मत पूछो। अभी लिखा है हमने स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी, पूछे तब बताओगे आप। और यहां पर देखिए बच्चों स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी भी है 1 और
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आई 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 और मॉलिक्यूलैरिटी भी 1। लेकिन इसमें सबसे पहले बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है बच्चों, ऑलवेज लिखा है या जनरली लिखा है? जनरली लिखा है, मतलब ये फर्स्ट नोट ऑलवेज नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिकॉज इफ इंटरमीडिएट is present in slow step, intermediate is present in slow step, then it is not true, then it is not true। बच्चों अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट हुआ तो फिर ये करेक्ट नहीं है। और बच्चों यहां देखिए, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा इसमें आप देख सकते हैं स्लो स्टेप में कोई इंटरमीडिएट था ही नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप सेम थी। लेकिन बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन किया, यहां देखिए, इसको यहां पर देखिए बच्चों, जो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी वो देखिए ये क्या थी, 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी थी 3/2। जबकि मैं आपसे पूछूं बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं कि यहां पर CHCl3 प्लस Cl, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी बताइए, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी बताइए। तो बच्चों यहां पर बताइए स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी, तो यहां पर 1 कॉफिशिएंट और 1 कॉफिशिएंट, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। अब यहां पर देखिए बच्चों, ऑर्डर इसकी मैकेनिज्म वाले की है 3/2 बट मॉलिक्यूलैरिटी है 2। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। तो बच्चों अभी जो हमने लिखा नोट वो समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 बट मॉलिक्यूलैरिटी 2। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। इसलिए बच्चों हमने बोला कि अगर जनरली वर्ड क्यों लिखा सबसे पहले, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप ऑलवेज नहीं होता। अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट हुआ देन इट इज नॉट ट्रू। अब बच्चों एक नोट आपको याद रखना है, अभी ये मैं बोल रहा हूं याद रखना है, आपको याद रखना है। ये हम पढ़ेंगे इसका रीजन हम पढ़ेंगे बच्चों कोलिजन थ्योरी, जब हम पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन के पहले, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसलिए अभी याद रखिएगा, पेशेंस रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, order of reaction and molecularity of reaction is 3 because according to collision theory chances of effective collisions in between more than 3 molecules are very rare। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती है, तो 3rd ऑर्डर रिएक्शंस मैक्सिमम हो सकती हैं। या पूछूं मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो भी मैक्सिमम हो सकती है ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर। उसका रीजन बच्चों, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब होता है बच्चों जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं, और 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में प्रोडक्ट
नहीं बन पाते, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। तो 3 से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें ये अभी याद रखना है। जब हम पढ़ेंगे आगे इफेक्टिव कोलिजन्स तो ये समझ में आएगा। वेरी गुड बच्चों। अब थर्ड, आपको मैं एक और पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगर सम ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, सम ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन अ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 3 होता है तो वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका जो एनसीईआरटी में है कि हम 2 तरह से बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या तो हमें मैकेनिज्म लिख दे या दूसरा हमें वो कोई बैलेंस्ड इक्वेशन दे। जैसे सपोज बच्चों एनसीईआरटी की इक्वेशन बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में जो है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 gives KCl प्लस 3 फेरिक सल्फेट प्लस 3H2O। अब बच्चों मैं आपसे यहां पर देखूं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है आपको हर बार मैकेनिज्म लिख कर देगा। मैकेनिज्म लिख दे तब तो बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करना लेकिन अगर किसी रिएक्शन में सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल इसी लाइन को समझाने के लिए उन्होंने जो यूज करा है, आप देख सकते हैं बच्चों, KClO3 का कोएफिशिएंट 1, FeSO4 का 6, H2SO4 का 3, तो मैं सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स करूं तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 प्लस 6 प्लस 3, ये बच्चों हो गया 10, और 10 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो बच्चों ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ये ऑलवेज होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों एलिमेंट्री होती तो या मैक्सिमम होती, अभी हमने पढ़ा है बच्चों क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी तो 3 ही हो सकती है, इससे ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए हमने बोला बच्चों ये सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 3 है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। बच्चों सबको क्लियर है? आप इसको पढ़िए, 1 मिनट मैं अभी पानी पी लेता हूं। हर्षवर्धन बेटा, इसीलिए हमने बोला है कि मॉलिक्यूलरिटी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और मॉलिक्यूलरिटी 10, 9 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही दोनों की 3 होती है। तो ये क्लियर है बच्चों। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आज हम पढ़ रहे हैं सब थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। मैकेनिज्म हमें खुद देगा क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलरिटी देगा मोहम्मद नजीर बेटा, सम तो ढंग से कर लो, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10 होता है, 9 नहीं। और हर्षवर्धन बेटा मॉलिक्यूलरिटी भी मैक्सिमम 3 होती है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, अभी जो हमने कंक्लूजन पढ़ा इसी से मैं वापस आपको एक चीज बोल रहा हूं। ये देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होती हैं। ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमने पढ़ा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस एलिमेंट्री होते हुए भी उनमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती। कुछ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती, लेकिन वो हम चेंज करते हैं। तो
यहां पर देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और इनका मीनिंग होता है बच्चों दोज एलिमेंट्री रिएक्शंस, दोज एलिमेंट्री रिएक्शंस which have order of reaction 1, which have order 1 but molecularity greater than 1, molecularity more than 1। मतलब बच्चों एलिमेंट्री होते हुए भी इन दोनों की मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर सेम नहीं होती। तो यहां पर बच्चों इसका रीजन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन होती है। और बच्चों ये जब भी आप टॉपिक रिवाइज करें घर पर भी, तो ये कंडीशन माइंड में जरूर रखिएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने की। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कभी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हम चेंज करते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे करते हैं बच्चों? उसके लिए हम कंडीशन लेते हैं कि जो इसमें 2 रिएक्टेंट होना कंपलसरी है मिनिमम, और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट। मतलब हम 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं हम उसको लार्ज अमाउंट या एक्सेस में हम लेते हैं लार्ज या अमाउंट में। अजहरदार बेटा स्लो या फास्ट रिएक्शन हमें नहीं बताने हैं, क्वेश्चन खुद लिख कर देगा, इतना पीछे मत जाओ वरना ये रह जाएगा। और पीयूष सिंह बेटा अभी मैंने बोला एलिमेंट्री के लिए जब कॉफिशिएंट 0 हो नहीं सकता तो ऑर्डर भी 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होएगी। अब यहां पर कंडीशन बेटो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, हमने बोला एक रिएक्टेंट को हम एक्सिस में लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं बोलूं बच्चों, आपको जो याद रखना है, जो हम यूज करते हैं बहुत, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये याद रखना है बच्चों, एग्जाम्पल आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम का मीनिंग बच्चों, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मीनिंग बोलूं बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है उस सब्सटेंस को पानी में मिला दें, उसको पानी में मिला दें। मतलब वो सब्सटेंस जिसको हम ले रहे हैं वो सॉल्यूट मानते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट मानते हैं। यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। अब बच्चों एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट भी हम बोलते हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस का मतलब है बच्चों, एस्टर वाटर से रिएक्शन करके एसिडिक एसिड और इथेनॉल फॉर्म करें, एसिडिक एसिड एंड इथेनॉल फॉर्म करें। एस्टर वाटर से रिएक्शन करके एसिडिक एसिड इथेनॉल बनाए। अब बच्चों यहां पर मैं आपसे जनरल जो हमने आज पढ़ा, अभी मैं आपसे जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं अभी यहां पर ये सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है। अभी ये दोनों पॉइंट भूल जाइए पहले वाले। अब मैं आपको बोल रहा हूं एस्टर का हाइड्रोलिसिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, बस इतना सा बोल रहा हूं। ये फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया ये भूलिए अभी। और अब मुझे बताइए बच्चों, ये मैं बोल रहा हूं एलिमेंट्री है, तो बच्चों इसका रेट लॉ हम लिख सकते हैं, और इसका रेट लॉ जब मैं लिखूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, K इंटू एस्टर कंसंट्रेशन। और एलिमेंट्री जब बोल रहा हूं बच्चों तो यहां पर हमें पता है एलिमेंट्री के लिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, इसलिए दोनों को हम लिख देंगे एस्टर पावर 1 और H2O पावर 1। अभी बच्चों मैंने बोला सिंपल सा, ये एलिमेंट्री है, 2 पॉइंट आपको भूलने हैं। अभी रेट लॉ हमने जो अभी तक इसके पहले दशक पढ़ा था बच्चों, यही रेट लॉ हुआ। अब मुझे बताइए बच्चों, अभी मैं आपसे पूछूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? 2 हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब लेकिन हमने क्या बोला बच्चों, सीडो फर्स्ट ऑर्डर में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्चुअल में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, बट हमने इसको एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लेकर हमने इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर में बदला। कैसे बदला बच्चों? हमने क्या बोला, वन ऑफ द रिएक्टेंट को हम एक्सिस में लेते हैं। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, ध्यान से बताइए, पढ़िएगा। इनिशियली हमने बच्चों टाइम t 0 पर, इनिशियली टाइम t 0 पर हमने 0.01 मोल, और बच्चों वॉल्यूम नहीं दे रहा हूं तो वॉल्यूम बच्चों हम मानेंगे 1 लीटर। 0.01 मोल एस्टर को हमने मिलाया 10 मोल में, 10 मोल वाटर में, और इनिशियली बिफोर हाइड्रोलिसिस दोनों प्रोडक्ट 0-0 होंगे। अब बच्चों आप देखिए, हमने एस्टर के 0.01 मोल को 10 मोल वाटर में मिलाया, और ये 10 मोल वाटर जो है बच्चों वो इसका 1000 टाइम्स है। देखिए, क्योंकि 0.01 को इंटू 1000 करूंगा तब जाकर 10 आता है। मतलब बच्चों वाटर हमने एक्सिस में ले लिया, मतलब हमने ले लिया एक्सिस में ये। अब बच्चों जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा आफ्टर टाइम टी, इनकी रिएक्शन होगी, और हमने स्टाइकियोमेट्री पढ़े हैं बच्चों सब ये, तो हमने पढ़ा है कि 1 मोल एस्टर रिएक्शन करता है विद 1 मोल वाटर, तो 0.01 मोल इसके 0.01 से करेगा। तो बच्चों 1 मोल एस्टर बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, 1 मोल एस्टर 1 मोल वाटर से करता है, तो 0.01 मोल इसके 0.01 से ही करेगा। मतलब बच्चों आफ्टर टाइम टी एस्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके मोल कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन वाटर जो है बच्चों वो 10 में से 0.01 ही कंज्यूम होगा। मतलब बच्चों ये क्या हो गया, 9.99 मोल रह गया। और बच्चों 1 मोल से एस्टर जब रिएक्शन करता है तो 1 मोल एसिडिक एसिड बनता है, इसलिए आफ्टर रिएक्शन ये 0.01 मोल बनेगा। इथेनॉल का भी 0.01 मोल बनेगा। अब बच्चों यहां पर आयुष कुमार बेटा, टाइम कभी 0 नहीं हो सकता, इनिशियली लिखा है टाइम 0। अब बच्चों यहां पर देखिए, इनिशियली एस्टर 0.01 था और इनिशियल को हम टाइम t 0 लिखते हैं। अब यहां पर 0.01 मोल ये 0 हो जाएंगे, 9.99। अब ये एसिडिक एसिड इथेनॉल 0.01। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिए कि वाटर को जब हमने एस्टर के रेस्पेक्ट में एक्सिस में ले लिया, एक्सिस में ले लिया, तो बच्चों इसके मोल आप देखिए पहले कितने थे, 10, अब कितने रह गए, 9.99। मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही रहा। मतलब बच्चों जिसको हमने एक्सिस में लिया, जिसको हमने एक्सिस में लिया उसकी कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गई बच्चों, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गई। तो बच्चों यहां पर हमने क्या हो गया देखा कि जब हम एक रिएक्टेंट को एक्सिस में ले लेते हैं तो जिस रिएक्टेंट को एक्सिस में लिया उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं होती, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज बच्चों, ये जो K है रेट कांस्टेंट, हमने पढ़ा है बच्चों, रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मेनली नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। और आप देखिए बच्चों ये सारी जो हमने थ्योरी पढ़ी इसमें हमने टेम्परेचर के लिए कुछ नहीं बोला,
मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बच्चों हमने पढ़ा है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। और बच्चों आप देखिए एक्सिस में लेने पर वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। तो बच्चों यहां से बार बार हम दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें उससे अच्छा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, के भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट आएगा। और उनको मैं नया कांस्टेंट लिख रहा हूं बच्चों के डैश। ये ध्यान रखिएगा के डैश का मतलब है के इंटू वाटर कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों मुझे बताइए क्या एस्टर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है, वो तो खत्म हो गया पूरा। तो बच्चों यहां से मैं न्यू रेट लॉ लिखूं अगर, तो वो न्यू रेट लॉ हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के डैश इंटू एस्टर कंसंट्रेशन, के डैश इंटू एस्टर कंसंट्रेशन पावर 1। मतलब बच्चों यहां पर जब हमने एक रिएक्टेंट को एक्सिस में ले लिया, एक्सिस में ले लिया, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हो गई 1। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी अभी भी 2 ही रहेगी, मॉलिक्यूलैरिटी अभी भी 2 ही रहेगी। क्यों रहेगी बच्चों? उसका रीजन सुनिएगा। मॉलिक्यूलैरिटी 2 क्यों रहेगी उसका रीजन बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल होती है। कितने रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदलते हैं, कितने रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदलते हैं। और बच्चों देखिए यहां पर वाटर चाहे हमने एक्सिस में ले लिया, लेकिन बिना वाटर के प्रोडक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक वाटर एस्टर से रिएक्शन नहीं करेगा दोनों प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए रिएक्टिंग स्पीशीज तो अभी भी 2 है, लेकिन ऑर्डर 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ऑर्डर बताती है रेट का कंसंट्रेशन पर इफेक्ट या रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट। और बच्चों हमने क्वेश्चंस करें पहले भी कि जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट वो रेट को अफेक्ट नहीं करती, और रेट को अफेक्ट नहीं करती तो ऑर्डर को भी अफेक्ट नहीं करेगी। अब बच्चों यहां ध्यान से दीजिएगा, तो यहां पर बच्चों ध्यान देखिएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमने क्या लिखा है बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, कि दोज एलिमेंट्री रिएक्शंस विच हैव ऑर्डर 1 बट मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 1। तो बच्चों देख सकते हैं इसको अब, लेकिन हमने इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि बच्चों एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा ये रेट लो हमें, क्योंकि इसको देखकर तो हमें क्या लगेगा कि इसमें एक ही रिएक्टेंट है, तो फिर तो ऑर्डर 1 होनी चाहिए। बट बच्चों बताइए ये वाटर हमने एक्सिस में लिया तब इसकी ऑर्डर 1 आई, लेकिन अगर हमने ऑर्डर इस वाटर को एक्सिस में ना लिया होता तो ऑर्डर तो 2 ही थी। इसलिए बच्चों ये स्यूडो वर्ड ऐड किया। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका मतलब है एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लेने पर हो जाती है जो फर्स्ट ऑर्डर। अब बच्चों यहां पर एक लास्ट चीज सुनिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर मैं इसी का आपको दूसरा एग्जाम्पल बोलूं बच्चों, ये आप भी आपको याद रखना है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर या सुक्रोज भी इसी को बोलते हैं बच्चों, या सिंपली शुगर भी इसी को बोलते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर या शुगर। अब बच्चों इसका मैं एग्जांपल बोलूं तो सुक्रोज आप सबको पता है C12H22O11, और ये इन्वर्जन का मतलब है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों ये कैन शुगर या शुगर जो है
इसका इन्वर्जन। और यहां भी बच्चों हम वाटर को एक्सिस में लेते हैं, और जब एक्सिस में लेंगे तो बच्चों इसका भी फाइनल रेट लॉ जब मैं लिखूंगा तो के डैश इंटू सुक्रोज कंसंट्रेशन ही लिखूंगा। बच्चों क्यों लिखूंगा खाली सुक्रोज कंसंट्रेशन? क्योंकि ये जो वाटर है ये एक्सिस में लिया है हमने, और एक्सिस में जो लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसको फाइनल रेट लॉ में हम कभी लिखते ही नहीं है बच्चों। ये क्लियर है सबको? ये यहां पर ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, बट अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी पूछूंगा तो वो होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी 2 ही रहेगी बच्चों। ये भी थी एलिमेंट्री, लेकिन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग हुई, इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रियल में तो सेकंड ऑर्डर होती हैं, लेकिन हमने एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लिया इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती हैं। अब लास्ट कंक्लूजन बच्चों, एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, 2 मिनट सुन लीजिए, मुझे पता टाइम हो गया लेकिन सुन लीजिए 2 मिनट में ध्यान से। यहां पर बच्चों इसका कंक्लूजन हमारे जो काम में आएगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कि अगर इफ एनी रिएक्टेंट is taken in excess, if any reactant is taken in excess, then that substance is not used in rate law, is not used in rate law or in the calculation of ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब बच्चों उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों जो यहां पर 2 रिएक्टेंट थे लेकिन फिर भी हमने ऑर्डर कितनी बोली? 1, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट यहां पर एक्सिस में था। अब लास्ट चीज सुन लीजिए बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है बाद में कि अभी तो वाटर था, हाइड्रोलिसिस था दोनों, इसलिए हमें पता है कि वाटर को ही एक्सिस में लेते हैं, लेकिन बच्चों कोई और दूसरा क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस में है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस में है। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन बोल दूं लास्ट, कि यहां देखिए बच्चों रिएक्शन लिख कर दी है और इसमें देखिए रेट लॉ लिखा है Ka²B, लेकिन यहां पढ़िए बच्चों, हमने बोला था अगर वाटर की जगह कोई और हुआ तो क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस में लिया। और हमसे पूछा है इसमें बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों बी जो है उसको एक्सिस में ले लिया, मतलब बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट हो गई तो उसको रेट लॉ में से हटा देंगे और K इंटू बी की कंसंट्रेशन की जगह नया कांस्टेंट K' लिख देंगे और K'(A²), तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी बच्चों 1। तो ये क्लियर है सबको बच्चों ये? और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, जो हमने आज पढ़ लिया उसके बाद आप 1 से 27 मैंने लास्ट क्लास में दे दिए थे, तो आप 33 तक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आपने पेशेंस रखा उसके लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।